नमस्कार, ओम शांति। फिट एंड फाइन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। जीवन में स्वस्थ रहना सबको पसंद है और स्वस्थ रहने के लिए कई सारी चीज़ों का हम आधार लेते हैं या हेल्प लेते हैं, जैसे कि दवाइयाँ हो, फूड हैबिट्स हो, फिज़िकल एक्सरसाइज हो या मेडिटेशन हो। लेकिन कई बार देखा जाता है दवाइयों का सेवन करने से हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, जैसे कि एलर्जीज़ हो जाते हैं, कईयों को केमिकल रिएक्शन, ड्रग रिएक्शन या फूड पॉइजनिंग। कई सारे ऐसी चीज़ें हमको दिखाई देती है शरीर में जो हमारी तकलीफ़ों को बढ़ा देती हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम से हम कैसे समाधान कर सकते हैं या रिलीफ पा सकते हैं, आज इन्हीं सारी बातों को लेके चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हाजिर हैं डॉक्टर साहब। चलिए आपसे बात करते हैं और हमारी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है एलर्जी, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि कई बार सिर्फ दवाइयों की वजह से नहीं, कई बार हम ऐसा कुछ खा लेते हैं जिसकी वजह से भी एलर्जीज़ हो जाते हैं। कई को स्किन रैशेस निकलते हैं, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें फ्रेगरेंसेस हम यूज़ करते हैं, उससे भी कईयों को एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी जो एक समस्या है, उसकी मूल वजह क्या है, कब होती है एलर्जीज़ हमको? बेसिकली एलर्जी जो है हमारा इम्यून सिस्टम है ना जी, जब भी कुछ हमारे शरीर में कुछ भी फॉरेन बॉडी अंदर एंटर करती है, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे डस्ट हो, चाहे पोलन हो, चाहे कोई भी फूड जो हम पहले फूड खा रहे थे पहले, उससे भी एलर्जी हो सकती है। जी। मतलब कोई भी फूड हम खा रहे हैं उसकी एलर्जी हो सकती है। कुछ हमने पत्ते खाए, ग्रीन लीव्स हैं, कुछ भी चीज़, मतलब हम लोग मिल्क से भी एलर्जी हो सकती है ना। मतलब एनीथिंग विच इज़ एंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो उसकी इम्यून सिस्टम कई बार क्या होता है, उसको एज ए फॉरेन बॉडी समझ के रिएक्शन करता है। ओके। उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। जी। तो अगर वो एंटीबॉडी बनती हैं और बहुत ज़्यादा बनती हैं तो हमें एलर्जी के रूप में हमारे हाइव्स, स्किन पे रैशेस, लाल रंग के हाइव्स बन जाते हैं। वैसे मांस सूजन आती है, दाने निकल आते हैं, मांस सूज के ऐसे बड़े बड़े हाइव्स बन जाते हैं, एरिथेमा बन जाता है, और भी ईचिंग हो जाती है स्किन पे। और कई बार हमारे गले पे भी अंदर जो सांस की नाली है उस वहाँ पर एडिमा हो जाएगा, है ना, लैरिंजियल एडिमा हो जाता है, सांस की नाली चौक हो जाती है। कई बार तो धूप लगने से भी एलर्जीज निकल आते हैं। हाँ, स्किन एलर्जीज हो सकती है, स्किन एलर्जी, सोलर डर्मेटाइटिस कहते हैं उसको। तो मतलब हमारी जो है सांस भी, इसमें लोग डेथ भी हो सकती है। और कई ड्रग्स ऐसी हैं जिससे एनाफ्लेक्सिस हो जाता है। एनाफ्लेक्सिस में ना, जैसे पेनिसिलिन लेते हैं आप, पेनिसिलिन से एनाफ्लेक्सिस हो सकता है, है ना। ऐसे ही कुछ इवन जो वॉमिटिंग के मेडिसिन हैं उन पेरिनॉम लेते हैं, जैसे मीटोक्लोप्रामाइड, उससे हमें एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन हो जाती है। ऐसे बहुत सारी तरह की रिएक्शंस होती हैं, सबको एलर्जीज कहते हैं। जी। जितनी ग्रुप ऑफ बेसिकली एबनॉर्मल रिएक्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम, तो वो एलर्जी हमारे अंदर पैदा होती है ना, और बहुत सारी एंटीबॉडी बन जाती हैं। तो पहले एक्सपोजर में कई बार होता है कुछ भी नहीं होता है, किंतु वही चीज़ जब सेकंड एक्सपोजर होता है तो ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी होती है, और जैसे वो सब्सटेंस के हम कांटेक्ट में आते हैं सीवियर रिएक्शन होती है। ओके। क्यों, मुझे याद है एक बार खसखस के दाने होते हैं ना, तो मैंने खसखस का दाने पहले खाए थे एक बार, और सेकेंड टाइम मैंने फिर खसखस के दाने खाए, मतलब उसको क्रश करके बनाया गया था, उसकी पेस्ट बना लिया गया था, और दूध में डाल के पिया। और जैसे ही मैंने दूध में डाल के पिया, उसको 1-2 चम्मच डाल के पीना शुरू किया, मेरे अंदर से स्वेलिंग फील होने लगी, जीभ पे स्वेलिंग, पैलेट पे स्वेलिंग, सांस की नाली में स्वेलिंग फील होने लगी, मेरा सांस रुकने लगा, आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ। और घर में ही था तो नेचुरली मेरे को तुरंत मैंने अपने फ्रेंड्स कोलीग्स को बुलाया, और फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी एंटाहिस्टामिनिक ड्रग्स दी, स्टीरॉयड दिए, तो भी ठीक नहीं हुआ। अल्टीमेटली एड्रेनल देना पड़ा, तब जाके मेरा सांस की नाली खुली, अदरवाइज मेरा पूरा चोक हो गया था। इट वाज सीवियर इन्फ्लेक्सिस रिएक्शन, एज आई हैड चोक टू डेथ, मैं ऑलमोस्ट आई वाज चोकिंग टू डेथ। तो मैं अपने व्यूअर्स से शेयर कर रहा हूँ कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जिसमें मतलब इवन जस्ट एक खसखस जैसी नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट, उससे भी एलर्जी। मतलब आपने पहले कभी नहीं लिया था, लेकिन फर्स्ट टाइम लिया? सेकंड टाइम लिया, पहली बार तो कुछ नहीं हुआ, सेकंड टाइम लिया तो रिएक्शन हुई थी। तो मतलब कई बार ये होता है, पहली बार ये भी ध्यान रखें सभी कि भी पहली बार इट मे नॉट कॉज यू सीवियर इलनेस, वो आप कुछ भी ना हो शायद आपको, सेकंड टाइम ले तो रिएक्शन हो सकती है।
ओके। तो इसलिए कई बार हम कोई भी दवाई लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, तो एक एलर्जी हमेशा, कई बार हम B12 के इंजेक्शन लेते हैं या हम कोई B कॉम्प्लेक्स से इंजेक्शन लेते हैं, तो हमेशा एज अ रूल हम लोग ऐसे रूल समझते हैं कि कोई भी दवाई हम शुरू करते हैं तो उसका पहले टेस्ट उस देनी चाहिए। टेस्ट, जी जी। जब पहली बार शुरू करें, चाहे हालांकि पहले हम दे चुके हैं। आई हैव फेस दिस प्रॉब्लम ट्वाइस इन माई लाइफ। जैसे मैंने पहले जीवन में अमॉक्सिसिलिन ली हुई थी, तो जब 91 में जब हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, माउंट आबू हॉस्पिटल का, मैं उसमें आया हुआ था, तो उसमें मुझे अचानक से अपेंडिक्स का दर्द हुआ, अपेंडिसाइटिस का। और मेरे को, क्योंकि मेरे से पहले अमॉक्सिसिलिन से मुझे रिएक्शन नहीं हुई थी, तो उन्होंने टेस्ट डोज दिए, फिर भी दी। और उसके बाद जब टोटल डोज लगाने लगे तो मुझे रिएक्शन हो गई, सीवियर एनाफ्लेक्सिस हो, सांस रुक गया, चोक हो गया, पूरा हार्ट बंद हो गया, है ना। तो दे हैड टू रिवाइव मी। 91 की बात है, 29 अक्टूबर 91 की बात है। तो आई हैड 2 एक्सपोजर्स, 1 टू पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, जिससे मेरा सांस ही रुक गया था, मेरे को रिवाइव करना पड़ा उनको। और दूसरा फिर जो खसखस के बीज से आने से हुआ। तो एक फूड से हुआ, एक वो हुआ। सीवियर रिएक्शन में दोनों बड़ी सीवियर फेस की है। तो मैंने कहा फूड कैन ऑल्सो बी डेंजरस एंड ऑल्सो एनी फॉरेन बॉडी विच इज एंटरिंग द बॉडी, सांस के साथ जाए या हम ब्लड के थ्रू जाए, मुंह के थ्रू जाए, कांटेक्ट में आए, दैट कैन कॉज यू सीवियर रिएक्शन। तो डॉक्टर साहब, जब ऐसी दवाइयों से ऐसी एलर्जी निकलने लगे तो उन दवाइयों को हमें अवॉइड करनी चाहिए? यस, वी शुड। मतलब हमें एक बार एलर्जी हो गई, थोड़ा निकला, तो अगली बार मान लीजिए हम कोई दवाई, नई दवाई भी को हम यूज़ कर रहे हैं जिससे एलर्जी नहीं होती है। आई हैव इवन हर्ड क्या, सुना भी, देखा भी है कि इवन जो दवाई, जो एलर्जी की दवाइयाँ होती है, एंटाहिस्टामिनिक्स, एविल, लोगों को एविल से एलर्जी, जो स्टीरॉयड इंजेक्शन देते हैं उससे भी एलर्जी, ऐसा बनती। तो मतलब एलर्जी टू इट कैन हैपन विद एनी ड्रग। एस्पिरिन से एलर्जी, तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी चीज़, कपड़ा भी आपको एलर्जी कर सकता है। जी जी, कईयों को तो कॉटन के अलावा दूसरे मटेरियल्स, कुछ भी चीज़ आपको एलर्जी कर सकती है। तो डॉक्टर साहब, एक बात है, जब ये दवाइयाँ लेने से हमको होती है, फर्स्ट टाइम के लिए अगर हमको एलर्जी निकले, लेकिन कई बार तो हम यूज टू हो जाए अगर हमारी बॉडी, तो फिर सेकेंड टाइम तो हम उसको सेकेंड टाइम लेके एक बार देखें? नहीं, जहाँ तक उसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी रिस्की। अगर ट्राई भी करना है देन ऐसी जगह पर करो जहाँ हॉस्पिटल आपके साथ हेल्प अवेलेबल है इमीडिएटली। मतलब डॉक्टर कैन विद इन ए मिनट, डॉक्टर कैन बी डॉक्टर, नॉट ओनली डॉक्टर बट विद द मेडिकेशन। कि मतलब डॉक्टर खाली हाथ है, कुछ भी नहीं है उसके पास, वो क्या करेगा, बट अलॉन्ग विद द मेडिकेशंस, प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर केयर, तो वो ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ एलर्जी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फील्ड है जहाँ हमें जागना चाहिए, समझना चाहिए, और वी शुड टेक द एलर्जी वेरी सीरियसली, है ना। इसलिए हर दवाई लेने से पहले, हर चीज़ लेने से पहले हमें टेस्ट कर लेना चाहिए, एज ए प्रिकॉशन, स्पेशली ड्रग्स लेने से पहले। यहाँ तक कि कुछ ऑइंटमेंट भी हम लगाते हैं, उसके पहले भी स्किन में पैच टेस्ट किया जाता है, वो आपके लिए सही है कि नहीं, या कुछ रैशेस निकल रहे हैं कि नहीं, बर्निंग इफेक्ट्स होते हैं। इवन जो लोग जो हेयर डाइंग के लिए केमिकल यूज़ करते हैं, जी जी जी, या कुछ और भी जो ऑइंटमेंट्स या कुछ लोशंस यूज़ करते हैं, बॉडी लोशंस में भी कहते हैं कि आप पहले टेस्ट कर लीजिए, यू मे बी रिएक्टिंग टू दिस। तो किसी के लिए बून हो सकता है, किसी के लिए डेथ पेनल्टी हो सकती है। जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन जिसके लिए सूट करता है उसके लिए तो बून है, वरदान है, और जिसको रिएक्शन हो जाए उसके लिए डेथ पेनल्टी है ना। तो इसके मूल वजह क्या है भाई साहब, कि हमारे शरीर का ढांचा ऐसे बन जाता है कि कुछ भी ऐसे उसके इम्यून सिस्टम रहता है ना, इम्यून सिस्टम की हाइपर रिएक्शन है। ओके, मतलब जो एंटीबॉडी बनती है फॉरेन बॉडी के खिलाफ, किसी के प्रति इतनी जबरदस्त एंटीबॉडी बन जाती है, इतना लेवल हाई हो जाता है, which can kill you or which can kill you, मतलब एलर्जी इज अ गुड सिम्पटम, कि वो बता रहा है कि आपको ये सब चीजों से, ये सब चीजों को अवॉइड, ऐसा नहीं, इट्स नॉट, मतलब इससे हाइपर रिएक्शन टू दी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। ओके, मतलब इट्स नॉट गुड। वही मतलब अच्छे के लिए एलर्जी नहीं, कि मतलब समझा रहा है कुछ चीज़ों के लिए, मतलब जैसे नुकसान कैसे, किसी को दूध से एलर्जी होती है, डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है किसको, तो उसको नहीं लेनी चाहिए। किसको चने से एलर्जी है, किसको मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत कई दालों से एलर्जी है, किसको पीनट से एलर्जी किसको हो सकती है, किसी को पनीर से एलर्जी, को दही से एलर्जी, मिल्क से एलर्जी हो सकती है, मतलब होस्ट ऑफ ड्रग्स, मतलब जैसे माइट से हो सकती है,
है ना, माइट्स होती है ना, मकड़ी होती है जो जाला बनाती है, उससे एलर्जी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी एलर्जी से हो सकती हैं। तो अगर हमको एलर्जी निकलती है तो बेटर वी डोंट टेक दैट ड्रग, डोंट टेक दैट फूड, अवॉइड द फूड। और एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जैसे स्पेशली आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को निकल रहा है, जब से हमने फास्ट फूड, जंक फूड खाना शुरू किया है, तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी में ना, हमारी इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ग्लूटेन की जो पहले भारत में सुनी नहीं जाती थी, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, जी, तो वो गेहूँ से एलर्जी, जो कि हमारी स्टेपल डाइट है हमारे देश की, जी, गेहूँ से एलर्जी उनको हो जाती है। तो गेहूँ की एलर्जी भी हम क्या करें, तो ग्लूटेन फ्री डाइट, मतलब जैसे हम मिलेट्स का ज़माना है, तो मिलेट्स में तो ग्लूटेन नहीं होता है ना, तो हम मिलेट्स खाएं, ज्वार, बाजरा, चना, ये चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करें। इवन जो है आपके हम जो फूड में ध्यान रखें कि मिल्क, इसकी ग्लूटेन की प्रोडक्शन ना हो। राई है ना, राई जो होती है उसमें भी ग्लूटेन होता है। ऐसे ही हम लोग फास्ट एंड जंक फूड्स, हाई फैट, हाई प्रोटीन फूड्स भी कई बार नुकसान करते हैं, तो वी शुड बी केयरफुल इन यूजिंग दोज फूड्स। ओके, तो जिनको फूड एलर्जी है वो ध्यान रखें कि ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स वो यूज़ करें खाने के लिए। जिनको स्किन एलर्जी से, मैंने मुख्य रूप से कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए? मेन फूड हैबिट्स ठीक करने से एलर्जी प्रोन जो हमारे अंदर है वो टेंडेंसी वो कम हो जाएगी। अगर हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फूड हैबिट्स हैं, जैसे मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था कि हमारा जो मेजर फंक्शन है ना, जो हम खाना खा रहे हैं, उसका काम क्लीनिजिंग है, सफाई है। पहले सफाई है, फिर नरिशमेंट है। तो जो भी हम फूड खाएं तीनों टाइम में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में, या फ्रूट्स खाते हैं, उसमें पहले ऐसा ज़्यादा मात्रा में अगर फाइबर है, इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर है, तो क्या होगा, वो सारे टॉक्सिन्स को लेकर बाहर निकल जाता है। क्योंकि हमारी आंतों में बहुत एलर्जीज बनती हैं, बहुत ही ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिसको हेप्टेन्स कहते हैं, जिसको हम एलर्जेंस कहते हैं। वो हमारी बॉडी में क्योंकि डिफॉर्म हो रही है, वो हमारे एसिड की रिएक्शन हो रही है, पेप्सिन पेट के एंजाइम्स हैं, लीवर के एंजाइम्स हैं, बाइल सॉल्ट्स हैं, पित्त होता है, बाइल पिगमेंट होता है, और हमारा जो पेनक्रियास के एंजाइम्स निकल रहे हैं, आंतों के एंजाइम्स निकल रहे हैं, वो फूड पे इफेक्ट कर रहे हैं, और वो फूड के कारण फूड का डीनेचुरेशन होता है, फूड को फर्दर ब्रेक किया जाता है। तो उसमें ऐसे बहुत सारे केमिकल बनते हैं जो कि बॉडी के लिए पता ही नहीं होता बॉडी को, है ना। जी, मतलब बॉडी इज गेटिंग इंट्रोड्यूस टू दैट केमिकल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो एलर्जी उनसे बन सकती है। वो हेप्टेन्स के रूप में ब्लड में आएंगे, और वो एक प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल से बन के आपको सीवियर एलर्जी कर देंगे। तो इसलिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, वैसे वैसे ये जो ना, ये एलर्जीज बढ़ती जा रही हैं। तो हमको इसलिए थोड़ा इस समय पे बहुत प्रिकॉशन रखते हुए हर दवाई, कोई भी दवाई खाएं, हमेशा उसका पहले टेस्ट कर लें। अच्छा, ये नहीं कि मेरे को तो क्रोसिन से रिएक्शन कभी होती नहीं, मेरे को पैरासिटामोल से कभी रिएक्शन होती नहीं, इट मे नॉट बी दैट वे, बट जब दोबारा लेनी पड़े, तो स्पेशली अगर हम IV ले रहे हैं, इंट्रावेनस ले रहे हैं या IM ले रहे हैं, तो उसका बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। यू डोंट हैव टाइम टू, आपको टाइम अवेलेबल ही नहीं है कि आप अपने आप को बचा सकें। तो ऐसे पे तो फिर आपको हॉस्पिटल में दाखिल करके उनकी तब दवाइयों को मॉडिफाई करवाना चाहिए, स्टीरॉयड की हैबिट छुड़वानी चाहिए। तो छूट सकती है, ऐसा नहीं है। अगर हम कोई भी दवाई ले रहे हैं, सपोज मैं एक क्रीम लगाता हूँ चेहरे पे, मेरे को एलर्जी थी स्किन की, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरॉयड क्रीम लगा रहा था, और जब मेरे को ये पता लगा कि मुझे ये एक एलर्जी, ये जो मैं स्टीरॉयड क्रीम लगा रहा हूँ, मेरे लिए एडिक्शन हो गया है। मेरी बियर्ड के लिए, इस एरिया के लिए, शेविंग एरिया के लिए मेरे लिए एक एडिक्शन हो गया है। सेल्स आर हैप्पी विद दैट केमिकल, और नहीं लगाता हूँ तो वापस विदिन 2-3 days इट कम्स इन अ बिग वे। और फिर क्या करें, फिर एक सिस्टमेटिक प्लान बनाया गया कि मुझे इस तरह से स्टीरॉयड को, स्ट्रॉन्ग स्टीरॉयड है, उसके बाद सेकंड बेस्ट स्टीरॉयड क्या है, 7 दिन वो लगाना है, फिर उसके बाद थर्ड बेस्ट कौन सा है उसको लगाना है, फिर उसके एक हफ्ता फिर फोर्थ बेस्ट लगाना है। तो स्लोली वीनिंग हो जाए मेरी स्टीरॉयड की डोज से। स्लोली मेरी स्किन को आदत पड़ गई स्टीरॉयड लगाने की। स्टीरॉयड से मतलब अपने आप को पोषण करने। स्टीरॉयड अल्टीमेटली क्या करेगा, मेरे स्किन की झुर्रियाँ डाल देगा, मेरे स्किन की टर्गर ख़त्म कर देगा। टर्गर मीन्स टर्जिडिटी होती है सेल्स की, फुल रहती हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, और मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ समय से पहले आ जाएंगी।
जी जी। तो इसलिए उसको अगर मुझे हटाना है तो मुझे उसके लिए एक सिस्टमेटिक प्लान बनाना पड़ेगा, तब जाके उसको मैं हटा पाऊँगा। तो एक उसको हम कहते हैं हाइपोसेंसिटाइजेशन। तो पोटेंसी स्टीरॉयड जो लगा रहा हूँ उसकी पोटेंसी कम करते 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 आई अल्टीमेटली कम डाउन टू ए नॉन स्टीरॉयडल ड्रग, है ना। मतलब हम एक नॉन स्टीरॉयडल ड्रग पे आ जाएं लोकल लगाने के लिए, जैसे एक हर्बल थेरेपी पे आ जाएं, जैसे एलोवेरा है या इस तरह की कोई चीज़ है, वो हम रेगुलर लेवल लगाते हैं ताकि फिर स्किन मेरी ख़राब ना हो, चेहरे की स्किन ख़राब ना हो। तो ये देखना पड़ता है हमको। ओके। तो डॉक्टर साहब, आज हमने एलर्जी के बारे में बात की और इसके जो रेमेडीज़ है बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें समझाया, और क्या हमको लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए इसके बारे में भी आपने हमें जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने सुना कि एलर्जी क्या होती है, कब होती है और कौन सी चीज़ों को हमको अवॉइड करनी चाहिए अगर हमको एलर्जी की टेंडेंसी है तो ऐसे कई सारी समस्याओं को लेके आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे, उसका समाधान लेके आएंगे। तो देखना नहीं भूलिएगा फिट एंड फाइन। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, ओम शांति।